नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, इस बार एक ऐसा विषय है, वो अभी देखने में तो आम आदमी को लग रहा है कि इससे क्या मतलब है लेकिन मेरे हिसाब से इस देश की जो जो हमारा भारत जैसा हम देखते हैं, उसका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इसका संविधान। संविधान से देश चलना चाहिए, और उस संविधान को ठीक से चलाने के लिए और इस देश को संविधान सम्मत चलाने के लिए जो सबसे बड़ा जो जरिया है वो है इलेक्शन। और वो इलेक्शन निष्पक्ष हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब लोगों को समान अवसर मिले, इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन नाम की चीज है। अभी बिहार में जो एक इलेक्शन कमीशन ने, मतलब ये कहां से उनको एकदम ये दिमाग में आई उनको, और उन्होंने एक मतदाता सूची को फिर से रिवाइज करने की बात कही। अजीब अजीब लॉजिक दे रहे हैं कि 1 जनवरी 2003 का हमने कट ऑफ रखा है, 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे उसमें। आज की तारीख में 1 जनवरी 2003 के बाद अब 2 करोड़ 90 लाख करीब नए जुड़ गए हैं, और उन केवल उन्हीं वोटरों को नहीं, पुराने वोटरों के लिए भी वो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं। और मेरा अपना जो अनुमान है, जो मैं भी, हम और आप भी हैं, कि अगर मुझसे ही आके मेरा लड़का आज की तारीख में मुझसे कुछ इस तरह के पत्र मांगने लगे जिसमें मेरे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो, तो मैं भी अपनी इस स्थिति में न हूं कि मैं अपना दे पाऊं, मेरे माँ बाप का तो छोड़ ही दीजिए। ये कैसा खेल है। और ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। वो कह रहे हैं मैं इसलिए ये कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो पकड़े? ये क्या देश की और एजेंसीज हैं और लोगों का काम है? मैं जरा इस पे शुरुआत इसी से करना चाह रहा हूं कि ये अगर चुनाव आयोग और भाजपा, मैं भाजपा जानबूझ के बोला, जिसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, अगर ये सफल हो जाते हैं तो इन सब चुनाव तो बेमानी है, फिर तो कोई चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं इसी से शुरुआत करना चाह रहा हूं। अभय भाई, अगर आप क्या समझे हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए? देखिए, पिछली बार मतदाता सूचियों का जो सघन पुनरीक्षण हुआ था, इसी शब्द का इस्तेमाल किया है चुनाव आयोग ने, सघन पुनरीक्षण। मतदाता सूचियों का जो सघन पुनरीक्षण हुआ था वो 2003 में हुआ था। चुनाव आयोग का तर्क यह है कि 2003 में जो मतदाता सूचियां आई थी उसके बाद बिहार, केवल बिहार के स्तर पर 2.93 करोड़, यानी 3 करोड़ से 7 लाख कम वोटर जो हैं वो और जुड़े हैं। अब 2003 में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में थे, वहां से उनको छोड़ दिया जाए। 2003 के बाद से अब तक जो 2.93 करोड़ वोटरों के नाम जुड़े हैं, उन वोटरों से चुनाव आयोग उनके पास जाएगा और उनसे ये पूछेगा कि आपके पास ये 11, उसने एक सूची बनाई है जिसमें 11 किस्म के सर्टिफिकेट हैं। इन 11 सर्टिफिकेट में कोई एक हो तो दिखा दीजिए, या जो हम फॉर्म दे रहे हैं उस फॉर्म में उसको भर दीजिए, उसके साथ उसको अटैच कर दीजिए, तो आपका नाम मतदाता सूची में रहेगा। अगर आप उन 11 को नहीं कर पाए तो आपका नाम मतदाता सूची में से निकाल दिया जा सकता है। यानी अगर वो 2.93 करोड़ वोटर चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक वो दस्तावेज नहीं दे पाए तो वो देश के मतदाता नहीं रह जाएंगे। ये बहुत ही ठोस बात बता रहा हूं, इसके पीछे और क्या बात है वो बाद में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में 1 साल बाद चुनाव होना है या 2 साल बाद चुनाव होना है। बिहार में नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये जुलाई के महीने की आज शायद 5 तारीख है। हाँ, 5 तारीख जुलाई के महीने की है। अब आप सोच लीजिए, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, केवल 3 महीने बीच में है। ये सारी प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो जानी है। अब बिहार के वोटरों में से किसी को यह भरोसा नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है। सारी पार्टियां अपनी अपनी पेशबंदी कर रही हैं। लगभग सब पार्टियों की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया होगा। मैं तो ये मानता हूं कि लिस्टें भी बन गई होंगी, किसको टिकट दिया जाना है, किसको नहीं टिकट दिया जाना है। ऐसी स्थिति में बिहार के मतदाताओं और उनकी नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दलों के मन में एक संदेह पैदा हो गया है, एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है।
और ये सवालिया निशान केवल विपक्ष के लिए नहीं है, ये मानना गलत है कि केवल ये विपक्ष के लिए है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का असर सभी पार्टियों पर पड़ेगा। शायद बिहार के संदर्भ में सबसे कम जिस पार्टी पे असर पड़ेगा वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऊंची जाति, माना जाता है कि ऊंची जातियों का समर्थन उसको प्राप्त है। ऊंची जातियां पढ़ी लिखी होती हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग करती हैं, वो अपने दस्तावेजों को, अपने सर्टिफिकेट्स को, इन सब अपने सनद को, प्रमाण पत्रों को, सबको संभाल के रखती हैं, सुशिक्षित होती हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग होती है, उनके पास पैसा होता है, समय होता है, लोग होते हैं इस काम को करने के लिए। जबकि बाकी जो समाज है बिहार का, प्रकारांतर से सारे देश का भी, लेकिन बिहार का जो समाज है उसके पास इस प्रकार का न कोई प्रशिक्षण है, न कोई सुविधा है, न इस तरह की आदत है। अच्छा, न अभी तक चुनाव आयोग ने कभी पिछले विगत इतिहास में अपनी नागरिकता प्रमाणित करने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डाली है। आज तक मतदाता दावा करता था कि वो देश का नागरिक है, चुनाव आयोग उस दावे को मान लेता था। ये स्थिति थी। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीजा के लिए फॉर्म भरता हूं, उसमें एक कॉलम होता है, उस कॉलम में लिखा होता है कि आपका सिटीजनशिप कार्ड कौन सा है। तो मेरी निगाह में मेरा सिटीजनशिप कार्ड जो है वो आधार कार्ड है। आधार है। इसी सरकार ने पिछले 10 साल से लगातार इस देश में बच्चे बच्चे तक उसका आधार कार्ड पहुंचाने का काम किया है। उसके ऊपर एक बहस थी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब इस वक्त देश में सबसे ज्यादा लोगों के पास अगर अपनी नागरिकता प्रमाणित करने का कोई कार्ड है तो वो आधार कार्ड है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के इन 11 जो प्रमाण पत्र, चुनाव 11 में से कोई एक प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने मांगा है, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है। विदेशों की सारी सरकारें मांगती हैं कि भाई आपके पास आधार कार्ड है, वो ये तो इसका मतलब है आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन नागरिकता प्रमाणित करने के लिए चुनाव आयोग उस आधार कार्ड को मान्यता नहीं देता। क्यों नहीं मान्यता देता, इसका भी एक कारण मेरी समझ में आया है। वो ये कहता है कि कुछ विदेशी गैर कानूनी आप्रवासी हैं जो भारत में गैर कानूनी रूप से घुस आए हैं, और चुनाव आयोग को शायद ये शक है कि उन्होंने भी किसी तरह से आधार कार्ड की जुगाड़ कर ली होगी। तो अब उनको कैसे, अब जिस विदेशी, तथाकथित विदेशी गैर कानूनी आप्रवासी ने आधार कार्ड की जुगाड़ कर ली है, उसको आप भारत की नागरिकता के अधिकार से कैसे वंचित करेंगे? वो तो सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। अच्छा, पहली बात ये जो घपला है, इस घपले को समझने की जरूरत है, चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग का दावा यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है देश में, इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं, दूसरे राज्य से किसी राज्य में आ रहे हैं, इसलिए मतदाता सूचियों का सघन पुनरीक्षण आवश्यक है। इस तर्क से मैं भी इस तर्क से सहमत हूं। प्रश्न इस बात का है कि सघन पुनरीक्षण के लिए कसौटियां आप कौन सी तय कर रहे हैं। दूसरा तर्क इस बात का है कि आप मौजूदा मतदाता सूचियों का सघन पुनरीक्षण कर रहे हैं या मौजूदा मतदाता सूचियों को बगल में रख देते हैं अंतिम रूप से, यानी कूड़ेदान में फेंक देते हैं, और एक नई मतदाता सूची बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सघन पुनरीक्षण एक छल है। ये जो नोमेनक्लेचर है, ये जो हेडिंग दिया गया है, ये एक छल है। ये एक पूरी नई मतदाता सूची बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं और बिहार उसका पायलट प्रोजेक्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक ऐसे प्रांत को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है जहां पे 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। आपको चाहिए था कि ऐसी जगह पायलट प्रोजेक्ट बनाते जहां चुनाव में कम से कम 1-1.5 साल की देरी होती। 2003 में भी जो सघन पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी 1.25 साल दूर था चुनाव, तब हुआ था, उसमें बीच में काफी समय था। इसमें तो जिस मतदाता का नाम निकल गया उसके पास समय ही नहीं होगा अपना नाम, मान लो गलती से भी नाम निकल गया तो समय ही नहीं होगा उस नाम को दोबारा जुड़वाने का। अब मैं उन 11 सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करता हूं। एक सर्टिफिकेट है एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर issued by regular employee, pensioner of any central government, state government और PSU। ये पहला है। अब आप दूसरा देखिए, any identity card certificate document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSU prior to 1 July 1987। फिर बर्थ सर्टिफिकेट issued by the competent authority, ये तीसरा है। चौथा पासपोर्ट है। पांचवा है मेट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज। छठवां है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। सातवां है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट।
8वां है ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट। 9वां है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। 10वां है फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज। 11वां है एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी अगर आप इनकम टैक्स देते हैं और आपके पास पैन है तो वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है, आधार भी इसके अंदर शामिल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, अब आप उन आंकड़ों के ऊपर गौर कीजिए जिन आंकड़ों से हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिलता है उन आंकड़ों को लोगों के सामने पेश करने का। वो आंकड़े ये हैं कि बिहार जैसी जगह पर कितने लोग ऐसे हैं, मान लो केवल एससी, एसटी और ओबीसी को आप ले लीजिए, कि इन समुदायों में कमजोर जातियां हैं, इनमें शिक्षा का स्तर कम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है? 15 से 25% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति सूचक प्रमाण पत्र है। तो एक ऐसे समाज में, ऐसे समुदायों में आप ये कवायद चला रहे हैं और आप इस प्रकार के सर्टिफिकेट लोगों से मांग रहे हैं जो सर्टिफिकेट उनके पास आसानी से, सुविधा से उपलब्ध नहीं है। अब सवाल ये, इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसीलिए इसका परिणाम चूंकि बहुत ही खराब निकलने वाला है, चुनाव आयोग का दायित्व है कि चुनाव को कैसे सर्वसमावेशी बनाया जाए, अधिकतम लोग वोटिंग का राइट प्राप्त करें, वोटिंग का अधिकार प्राप्त करें और अपना वोट ठीक से डाल पाएं। ये है। अभी तक क्या होता था कि अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी आप जाते थे मतदान केंद्र में और अपने साथ कुछ ले जाते थे। उसका विकल्प था, आप आधार कार्ड ले गए, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले गए, आप कुछ और इस तरह की कोई चीज ले गए जिससे आप अपनी उपस्थिति, आप फलानी जगह रहते हैं, आपके पास एक पता है, तो उसके आधार पे बाहर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता था, अधिकारी होता था, वो मतदाता सूची में आपका नाम ढूंढ के बता देता था कि आप फलाने बूथ में चले जाइए और वहां अपना वोट डालाइए। ये रहा आपका क्रमांक। अब स्थिति बदल गई है पूरी की पूरी तरीके से। अब आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प बड़े मुश्किल विकल्प है। सारे आदिवासियों के पास फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, सारी ओबीसी और दलित जातियों के पास आपको जाति सूचक प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होंगे। अच्छा, इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपके पास कहां से आएगा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट? भारत में 100% लिटरेसी तो है नहीं भारत में। केरल को अगर आप छोड़ दीजिए तो भारत के किसी भी प्रांत में 100% लिटरेसी नहीं है। इसका मतलब बहुतेरे बालिग ऐसे होंगे जिनके पास ये मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट नहीं होंगे। जो एनआरसी है वो सारे देश में सभी जगहों पे लागू नहीं हुआ है, एनआरसी के सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं होंगे। तो बहुत समस्या है इस पूरे प्रपंच में। इसीलिए जो एनडीए के घटक दल हैं, उन घटक दलों में भी बहुत बेचैनियां हैं। ठीक है, चिराग पासवान ने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि चिराग पासवान भी सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे वोटर कट जाएंगे, वोटरों के नाम कट सकते हैं। जो जनता दल यूनाइटेड है वो भी मान रहा होगा कि हमारे वोटरों के नाम इसमें कट सकते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमानों के नाम, दलितों के नाम, ओबीसी के नाम, इन सब लोगों के नाम कटने का पूरा इसमें अंदेशा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह काम घोड़े पर सवार होकर किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। समय नहीं है, जो विंडो है इस काम को पूरा करने की वो बहुत ही छोटी विंडो है। आपको याद होगा जब बिहार में जाति का सर्वे इसी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था, उसमें कितना समय लगा था? मेरा मानना है शायद 9, 10, 11 महीने लगे थे उसके अंदर, जबकि उसमें किसी चीज, केवल सवाल पूछा जाना था, किसी से कुछ भी आप प्रमाणित नहीं करना था। इसमें क्या है कि आपका जो बूथ लेवल का ऑफिसर होगा, बीएलओ होगा, वो हर घर में एक फॉर्म लेके जाएगा, फिर उस घर वाले को टाइम देगा उस फॉर्म को भरने का, फिर उस फॉर्म को वापस लेने के लिए जाएगा, फिर वो तस्दीक करेगा कि इसमें जो तथ्य भरे हुए हैं वो तथ्य सही हैं कि नहीं। जब एक बार से तस्दीक हो जाएगी, फिर उसको खुद वो कंप्यूटर से चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डेटा क्लीन करेगा उसके अंदर, तब कहीं जाके ये प्रक्रिया पूरी होगी। जबकि जो जातिगत सर्वेक्षण था उसमें ये सब काम नहीं करने थे कुछ भी, उसमें कंप्यूटर कीइंग का काम किसी और एजेंसी को करना था, उन व्यक्तियों को नहीं करना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने ये जो पूरी कवायद करने का बीड़ा उठाया है, इसके पीछे जो इरादे हैं वो अगर हम उनको साजिश न माने तो भी ये इरादे ऐसे नहीं हैं जिनका समर्थन किया जा सके और जिनसे हमदर्दी जताई जा सके। एक तो ये हम इसको अगर साजिश मान लें तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन
अच्छा, दूसरे चुनाव आयोग इतना बड़ा कदम बिना सरकार से पूछे उठा नहीं सकता। केवल आप स्वायत्त हैं और संविधान की संवैधानिक संस्था है, केवल इस आधार पर तो आपको मनमाने निर्णय लेने की छूट नहीं मिल जाती। जी, सरकार से बातचीत करके, सरकार से पूरी तरह राय मशवरा करके ही ये कदम उठाया गया होगा। और ये कदम केवल जी, बिहार के लिए नहीं है, बिहार में तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे देश में ये कदम उठाया जाएगा। जी, तो जी, सारे देश में ये समस्या सामने आएगी। ये केवल बिहार में तो जो वोटर खतरे में है वो वोटर 2.993 है। जी, सारे देश में और भी करोड़ों करोड़ों लोग वोटर खतरे में है। जी हाँ। जी। अबे भाई, मैं बस इसमें एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि ये बिहार के 40 एमपी और अगली बार टारगेट है 42 एमपी वाला बंगाल, 39 एमपी वाला तमिलनाडु, क्योंकि वो तुरंत इसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। और केरल और असम में तो इनकी सरकार है, लेकिन बाकी ये 3 राज्य जो इनके हाथ में नहीं है और जहां एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, ये भी उसकी जद में है। ये मेरे हिसाब से ये वेल थॉट आउट, हम उसको साजिश की जगह हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे चाणक्य हैं वो प्लानिंग करके कर रहे हैं। मैं एक चीज लेकिन अभी भाई, इसके अलावा इससे अलग एक पूछ रहा हूं, क्योंकि समय कम रहता है। राहुल गांधी ने आज फिर कहा, क्योंकि ये क्या है कि ट्रंप जी एक ट्रेड डील कर रहे हैं, वो 9 जुलाई उन्होंने उसकी तारीख मुकर्रर कर दी है कि उससे पहले हो जाना है। भारत की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि हम बड़ा उसमें सख्त कदम लिए हैं। पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि नो नेगोशिएशन, नॉन नेगोशिएबल, हम तो बिल्कुल चले आए हैं, कोई तारीख से क्या मुकम्मल है। राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि आई अगेन से कि मोदी जी वेरी मीकली विल बो डाउन टू ट्रंप, ये उन्होंने कहा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, एक 2 सवाल मैं एक साथ आपसे पूछ ले रहा हूं। राहुल गांधी को आज आप पब्लिक डिस्कोर्स में जाइए तो बीजेपी ने एक काम किया है कि जो बीजेपी के मतलब जो बीजेपी में नहीं बोलूंगा, जो आरएसएस विचारधारा को ऑफिशियली नहीं कहते हैं कि मैं उस विचारधारा को सब्सक्राइब करता हूं, वो भी आपके व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं अरे यार, तो क्या राहुल गांधी बन जाएंगे देश के प्राइम मिनिस्टर? मतलब मोदी जी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन जाएंगे, ये मतलब अगर राहुल गांधी और मोदी जी का 1-on-1 कंपैरिजन हो जाए, एज जिस बात को वो लेके कहते हैं, मैं उनकी पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, उनका समझ, पढ़ाई लिखाई, ये सब। राहुल गांधी का ये कहना कि मीकली वो, और इसमें जो इस समय ट्रंप की दादागिरी चल रही है, जिससे भारत को बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज होने जा रही हैं, वो चाहे खेती हो, चाहे डेयरी हो, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल हो, इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी, टोटल राहुल गांधी भी और अमेरिका के साथ जो अपना ट्रीटी होने जा रही है उस पे भी। देखिए, मोदी जी के प्रशंसक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो चाहे कहते रहे राहुल गांधी के बारे में, मैं उसकी चिंता नहीं करता, और मुझे हम लोगों को उसके ऊपर दिमाग भी नहीं खपाना चाहिए, क्योंकि वो तो जिसे कहते नहीं कि वो तो पहले से दुराग्रहग्रस्त है। इस वक्त देश में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हुआ है, और एक जमाना था राष्ट्रीय मंच पे केवल एक व्यक्ति खड़ा था, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। वो वहां से जो चाहे बोलता था। आज राष्ट्रीय मंच पे 2 व्यक्ति खड़े हुए। नरेंद्र मोदी का कद लोकप्रियता के लिहाज से अभी भी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी का कद उनके मुकाबले छोटा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने की जो इनकम, बने रहने का जो फायदा है वो प्राप्त होता है फायदा, क्योंकि लोगों की इमेजिनेशन में, लोगों की कल्पना में प्रधानमंत्री के तौर पर केवल उनका चेहरा है। अभी दूसरे व्यक्ति का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आया है। वो तब आएगा जबकि चुनाव, लोकसभा चुनाव होगा, और चुनाव में लोगों को लगने लगेगा कि भाई दूसरा प्रधानमंत्री भी उभर सकता है। इसलिए भी लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता में जितनी बढ़ोतरी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से उनकी, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उससे हुई है, वो अपने आप में असाधारण है। वो असाधारण बढ़ोतरी है। इसलिए जो लोग राहुल गांधी का तिरस्कार करते हैं और उनके दावे पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं है, वो या तो पूर्वाग्रहग्रस्त हैं या राजनीतिक नासमझी के शिकार हैं। अच्छा, अब आप देखिए राहुल गांधी बोलते क्या हैं। अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 1 वर्ष में राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बातें कमोबेश सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से विचार करें, अपने पूर्वग्रह को एक तरफ थोड़ी देर के लिए आप स्थगित कर दें, राहुल गांधी की शक्ल सूरत कैसी है, वो किसके बेटे हैं, क्या है, ये सब बातें छोड़ दीजिए। वो तो खैर उनका एक इतिहास है, और उस इतिहास को हम, नरेंद्र मोदी का भी फिर एक इतिहास निकल आएगा, सबका एक इतिहास होता है, उसकी बात नहीं हम कह रहे। हम उस इतिहास की, मेरा कहना है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से
जो वक्तव्य दिए हैं उनकी सूची बना ली जाए, और नरेंद्र मोदी ने जो इस दौरान जो वक्तव्य दिए हैं उनकी एक सूची बना ली जाए। अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कौन देश की राजनीति के बारे में क्या समझ रखता है और किसकी समझ जो है वो सही साबित हो जा रही है। एक कवायद की जा सकती है, आप किसी यंग रिसर्चर को लगाइए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जितने भी वक्तव्य दिए हैं, चाहे वो जज्बाती वक्तव्य हो, चाहे वो तथ्यात्मक वक्तव्य हो, एम्पेरिकल स्टेटमेंट हो, या जो राजनीति में थोड़ा लफाजी की जाती है, लफाजी जोड़े हुए वक्तव्य हो, सब लोग करते हैं, वो सब उनकी एक सूची बना ली जाए। ऐसे 40-50 वक्तव्य राहुल गांधी के मिल जाएंगे जिन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर दिए, और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है उनकी सूची बना ली जाए, और दोनों की तुलना कर ली जाए आपस में। आईने की तरह साफ हो जाएगा कि इस वक्त देश की समस्याओं की नब्ज के ऊपर किसकी उंगलियां रखी हुई हैं। राहुल गांधी की उंगलियां रखी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी की उंगलियां रखी हुई हैं। तुरंत स्पष्ट। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है चुनाव में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो चुनाव आगे, जो चुनाव हो चुके उनको छोड़ दी, आगे आने वाला 2029 में तय होगा कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन भारत देश की नब्ज पर किसकी उंगलियां हैं? मेरा मानना है देश की नब्ज पर इस वक्त राहुल गांधी की उंगलियां हैं। राहुल गांधी के कद में बढ़ोतरी हुई है, उनकी पार्टी के कद में बढ़ोतरी हुई है, उनके वोट बढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। उल्टे नरेंद्र मोदी की जो छवि पहले थी वो घटी है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ भी गिरा है। ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी नहीं चला गया है, लेकिन पहले के मुकाबले गिरा है। उनकी सीटें कम हुई हैं, उनकी वोट कम हुए हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से बनारस में वोट कम हुए हैं। तो इस वक्त जो राजनीतिक प्रतियोगिता है, उस राजनीतिक प्रतियोगिता में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अगर आगे नहीं है तो नरेंद्र मोदी से पीछे भी नहीं है, और बहुत तेजी के साथ वो भरपाई कर रहे हैं उस दौर की जब वो नरेंद्र मोदी से काफी पीछे थे। इसलिए ये सब बातें कहने की बात ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर को आप लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर से तो एक ऐसा नजारा निकल कर आ रहा है अब, जो हम सब लोगों को, सारे देश को चौंकाने के लिए काफी है। मैं ये मानता हूं कि दो अलग अलग किस्म के नैरेटिव निकल के आ रहे हैं। एक नैरेटिव सरकार का बनाया हुआ है, उसमें आपको नरेंद्र मोदी की आवाज सुनाई देगी, उसमें आपको विदेश मंत्री जयशंकर की आवाज सुनाई देगी, उसमें जो CDS हैं उनकी आवाज सुनाई देगी। इन 3-4 लोगों की आवाज उस नैरेटिव में सुनाई देगी। दूसरा नैरेटिव है जिसके अंदर आपको अभी जो इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैची थे, उनकी आवाज, कैप्टन शिव कुमार की आवाज सुनाई देगी। जो हमारे उप थल सेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल वक्तव्य दिया था, आज सारे अखबारों में वक्तव्य की लीड है, वो आवाज इसमें सुनाई देगी। और ये एक अलग नैरेटिव सरकारी अफसरों द्वारा, और बहुत ही बुद्धिमान जो देश के सबसे बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, अजय सिंह, उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। इन सब लोगों की आवाज सुनाई। ये दोनों नैरेटिव पैरेलल, समांतर चल रहे हैं। अगर आप इन लोगों के पूरे वक्तव्यों को मिला के पढ़ें तो आपको लगता है कि दरअसल आप कहां खड़े हुए हैं। ये वो असलियतें हैं, वो यथार्थ है, इनका सरकार जिनको छिपाने की लगातार कोशिश कर रही है। और वो एक एक करके जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो फौजी अधिकारी हैं, वो उन चीजों को उजागर कर रहे हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। ये बहुत देखिए, जो स्थिति निकल कर आ रही है, ये स्थिति देश के लिए बहुत चिंताजनक है। सवाल ये नहीं है कि हम किसके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। मेरा तो मानना है कि पहली बार मुझे पाकिस्तान के मुकाबले भारत की जो रक्षा स्थिति है, प्रतिरक्षा स्थिति है, वो मुझे कमजोर लग रही है। इसको अंग्रेजी में वल्नरेबल शब्द कहते हैं, दुर्बल, मतलब दुर्बल लग रही है। अब हमारे जो उप सेना अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सारी बातें पहले से पता थी। यही बात पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद उनके एक बंदे ने कही थी, तो हम लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने कहा था कि भारत जो कर रहा है हमें सब पहले से पता है। यहां तक कि DGMO की बातचीत में वो ये तक कि पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ये पेशबंदी की, इसको हटा लीजिए आप। तो ये सब लोग हैरत में रह गए भारत की तरफ, इनको ये बात कैसे पता है। यानी उप थल सेना अध्यक्ष का साफ कहना है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, उसको मरम्मत की जरूरत है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वो साफ तौर पर कह रहा है। वो साफ तौर कह रहा है कि हम जो कुछ करते हैं उनको पहले से उस बात का पता लग जाता है।
आप सोचिए, ये बड़े बड़े नाहर जो जिनकी 56 इंच की छाती है और ये कर घुसकर मारते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, मान लो कुछ कर रहे होंगे तो बताएं तो ना। अगर कुछ कर रहे होते ये, तो फिर भारत के उप सेना अध्यक्ष को ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, भारत के डिफेंस अटैची को ये बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये कुछ कर रहे होते। इसका सीधा भारत के जो वायुसेना अध्यक्ष है उनका दुख देखिए आप क्या है, सार्वजनिक रूप से बयान कर चुके हैं दुख। ये जी लोग केवल जी ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं, लफाजी में लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग भाई। जी जी। मैं अभय भाई एक और चीज आपके उसमें लाना चाहता हूं, और इस पे एक चाहता हूं, इस पे देश क्या करे। मतलब हम, मोदी जी अभी घूमने गए हैं, मैं घूमना इसलिए बोल रहा हूं, वो हर जगह जा जाके कुछ कुछ सम्मान बटोर रहे हैं और उसको खूब कस के बीजेपी निकाल रही है। 24 सम्मान, देश में किसी प्रधानमंत्री को इतने सम्मान नहीं मिले। मैं उसमें से ऐसी रेंडमली मैंने देखा और मैंने उसको उजागर भी किया है, मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और उस पर आपकी एक टिप्पणी लूं। घाना में यहाँ के पीटीआई बीजेपी ने कहा कि घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनका वो किया गया। घाना जैसा देश, वो इनको सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया, उसने 2 नंबर ही दे दिया। सर्वोच्च में वो देता है गोल्ड मेडल, उसने दे दिया सिल्वर मेडल। और सर्वोच्च सम्मान मेरे पास लिखा हुआ, मैं इसको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनका सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियंस ऑफ द स्टार ऑफ घाना। और इसको अभी तक 14 लोगों को दिए हैं, जिसमें 8 विदेशी हैं। आखिरी वाला उन्होंने जो दिया था विलियम रूटो को दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, जहां से अडानी जी भगाए गए थे, ये वो वाला देश है, उनको भी ऑनररी मिला था। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने 2 नंबर का, उनके यहां लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं, क्योंकि मैं जब कह रहा हूं तो जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, मैं समझता हूं इसके इंप्लीकेशंस। उनको दिया गया ऑफिसर्स ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नंबर 2 पायदान का वो, और इसमें अकेले जो रिसिपेंट अभी तक है वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं इस बात को इसलिए उजागर कर रहा हूं क्योंकि ये कोई नरेंद्र मोदी नहीं, 140 करोड़ देश के लोगों का ये सम्मान है, जो मोदी जी खुद कह रहे हैं। हाउ अ कंट्री लाइक घाना, वो ये डिसरिस्पेक्ट कैसे शो कर सकती है कि उनका दूसरा सम्मान हमें दे? या तो हमें इसको वापस करना चाहिए या भूल सुधार उनको करना चाहिए, नंबर 1। और ये केवल यहां नहीं हुआ है, साइप्रस में भी उन्होंने दूसरे नंबर का सम्मान इनको टिका दिया था। और ये इतनी जल्दी में है, इतनी हड़बड़ाहट में है कि कुछ मिले, कैसे मिले, ये मिले, वो मिले। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है, इसलिए मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, क्या करें आप? नरेंद्र मोदी की जिस हड़बड़ी और जल्दी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो दरअसल ये है कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक कैरियर के ढलान पर हैं, आखिरी दौर में है राजनीतिक कैरियर के, तो उनको लीगेसी की चिंता सता रही है। भाई 2024 में बाल बाल बच गए, वरना चुनावी हार जाते, लीगेसी का सब आइडिया ध्वस्त हो जाता। वो तो जरा से बच गए बाल बाल, वरना मान लो 50 सीटें अगर और कम हो जाती तो अभी विपक्ष में बैठे होते, या कहीं रिटायर हो गए, किसी प्रधानमंत्री को एक जो बंगला मिलता है उस बंगले में अपना आखिरी वक्त गुजार रहे होते। तो वो उन मोदी जी की समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जो एक अलिखित कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने जा रहा है। तो किसी तरीके से, ये वो एक ऐसी दवा है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और तेजी से नजदीक आ रही हो, दवा इस्तेमाल नहीं हो पा रही, तो दवा को परेशानी, बेचैनी हो रही है। तो नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरीके से अपनी लीगेसी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो दिन रात विदेश यात्राएं कर रहे हैं और छोटा मोटा जो भी सम्मान हो उसको बटोरने में लगे हुए हैं। खैर, उनको हम उनके हाल पे छोड़ते हैं, इस पर हम ज्यादा, मेरा कहना है कि अगर घाना उसको सर्वोच्च सम्मान ही दे देता उनको, या साइप्रस उनको सर्वोच्च सम्मान ही दे देता, तो उससे भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ता? मेरा प्रश्न यह है, क्या वो लोग भारत के स्वर में स्वर मिलाकर पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले देश के रूप में पाकिस्तान की निंदा करते? दुनिया का ऐसा कौन सा देश है उसने मोदी जी को सम्मान दिया हो या ना दिया हो, उसके सर्वोच्च नेता मोदी जी के साथ गले मिले हो न मिले हो, जो भी हो, मोदी जी के साथ उन्होंने सहभोज किया हो या न किया हो, मैं जानना ही चाहता हूं कौन सा ऐसा देश है जो भारत के ही लहजे में पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिम्मेदार देश मानता है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की निंदा करना एक अलग बात है, भारत के ऊपर पहलगाम में जो हमला हुआ, रक्तपात हुआ, उसकी निंदा करना एक अलग बात है, और भारत के इस अधिकार का समर्थन करना कि वो आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए एक एक कार्रवाई कर सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना एक बिल्कुल अलग बात है। इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, रूस भी नहीं है, जो भारत के इस तर्क के पक्ष, भारत के इस तर्क में स्वर मिलाता हो। कहीं भी नहीं हो रहा है। इस मामले में भारत पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है।
चाहे वो मोदी को सम्मान देने वाले हो, ये बिल्कुल मोदी जी अपनी लीगेसी, जो बिल्कुल जब कोई आदमी रिटायर होने को होता है तो तरह तरह के जितने भी मोमेंटो मिलते हैं सब घर में अलमारी में सुरक्षित रखता जाता है दिखाने के लिए है। ये केवल उसी प्रकार की कवायद चल रही है, एक हास्यास्पद कवायद है, शर्मनाक कवायद है, जिसका देश की विदेश नीति से, देश की रक्षा नीति से, देश की गृह नीति से और देश की अर्थव्यवस्था से, उसकी सुदृढ़ता से उसका कोई भी संबंध नहीं है। भारत इस वक्त कमेटी ऑफ नेशंस जो है उसमें भारत दुनिया में अकेला खड़ा हुआ है। भारत के पक्ष में जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो सारे वक्तव्य वो नहीं है जिनकी भारत को जरूरत है। अभी देखिए क्वाड का वक्तव्य आया। क्वाड क्या है? क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में जापान है, क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और भारत है। इन 4 देशों का ग्रुप है क्वाड। उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन बड़े घुमा फिरा के खबर छापी गई कि पाकिस्तान की तरफ इशारा है। अरे भाई इशारा क्यों है पाकिस्तान की तरफ? तो ये पूरा जो प्रपंच रचा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जनता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से लोकसभा चुनाव जब आएगा तो इस बारे में सवाल नहीं पूछेंगे लोग। ये सवाल सब पूछे जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें दरअसल आपकी क्या भूमिका रही, आप दुनिया को अपने पक्ष में क्यों नहीं ले पाए। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान हमेशा फौजी दृष्टि से भारत से पिट जाता है, लेकिन वो विदेश नीति के मंच पर हमेशा जब कोशिश करता है तो वो अक्सर भारत से आगे भी निकल जाता है। जी, मैं चलते चलते अभय भाई एक और इसलिए कर ले रहा हूं, वो प्रश्न कहीं ना कहीं दस्तावेज के रूप में रहे। अनिल अंबानी जी की कंपनी को, अनिल अंबानी को एसबीआई ने घोषित रूप से फ्रॉड बोला है। अब वो घोषित रूप से बोला है, और ये बात मैं इसलिए दस्तावेज के रूप में इसको दर्ज कर रहा हूं, ये वही अनिल अंबानी हैं जिन्होंने जो करीब 50,000 करोड़ रुपया डकार गए हैं, कुछ 400 रुपए में उसको सेटल करके 400 करोड़ में सेटल करके इधर उधर हो गए। एसबीआई कह रहा है कि फ्रॉड है। मैं सिर्फ दर्ज कर दूं, 2018 में रफाल डील से क्या जब हो रहा था तो अनिल अंबानी जी ने 28 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। उसमें 8 पॉलिटिकल लोग थे, कांग्रेस के ज्यादा थे, उसमें संजय सिंह भी थे, आम आदमी पार्टी के सुरजेवाला सब लोग थे, और 20 मीडिया संस्थान थे। उस 20 मीडिया संस्थान में 16 लोगों का मिला के मेरे पास यहां सामने 80,500 करोड़ का दावा किसी को 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, और ये सब अहमदाबाद से कर रहे थे, क्योंकि बाकी देश में कानून यह है कि अगर आप 1,000 करोड़ का करेंगे तो उसका 1% या कुछ जमा करना होता है। अहमदाबाद में 75,000 जमा करिए, 10,000 करिए, चाहे कुछ करिए, मतलब जो जितना लेके भागे थे उससे ज्यादा का ये लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक रहे थे। मैं एक छोटी इस पे आप पे, ये क्या देश सुरक्षित है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसने इस देश को 50,000 करोड़ का चूना लगाया, जिसने लंदन में ये बोला कि वो दिवालिया है, अकेला आदमी जिसने चीन को चूना लगा के यहां बैठा हुआ है, चीन के 3 बैंकों को चूना लगा के बैठा है, केस सुप्रीम कोर्ट इंडिया में है कि इससे पैसा वसूले। क्या ऐसे आदमी को जब रफाल की डील गई है तो आप मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? अबे भाई देखिए, अनिल अंबानी का पर्यायवाची शब्द है स्कैंडल। तो ये स्कैंडल और घोटाला और अनिल अंबानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों भाइयों में जब धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ और उनकी जो विरासत थी दोनों भाइयों के बीच में बटी, तो मुझे याद है उस वक्त हम लोग जब उसको ध्यान से देखते थे कि दोनों भाइयों के बीच में क्या तकरार चल रही है, तब ये इनको कहा जाता था कि दोनों भाइयों में अनिल अंबानी ज्यादा बड़े फाइनेंशियल विजर्ड हैं, इनके बारे में कहा जाता था। और इन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन वाला फर्म अपनी तरफ ले ली थी, इस पर आरकॉम, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ने कहा है कि ये फ्रॉड है, तो आरकॉम जो है उसके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने ज्यादा चालाकी दिखाई, बड़ी होशियारी दिखाई, ये ले लिया, ये भविष्य का धंधा। हम लोगों ने भी उनका सेलफोन खरीदा था, आरकॉम का सेलफोन हम लोगों ने भी खरीदा था, जिसके अंदर चिप जो है उसी का हिस्सा होता था, आप चिप निकाल नहीं सकते थे, मतलब चिप समेत वो फोन रहना था या नहीं रहना। हाँ जी। तो वो अब इनकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है, इनका भंडा फूट चुका है और इन्होंने भारत का जो करदाता है उनका पैसा खाया है। इसके बावजूद पहले भी स्टेट बैंक इनको फ्रॉड घोषित कर चुका है, तभी सुप्रीम कोर्ट से राहत ले आए थे, अब दोबारा फिर इनको फ्रॉड घोषित किया गया है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने जो राफेल निर्माता फ्रेंच कंपनी है दसों के साथ इनका जोड़ बनाया और इनको मेंटेनेंस का ठेका दिया गया।
ये चीज। और बाद में राफेल विमान गिर गए, 10 कंपनी आरोप लगा रही है कि मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ। 2 आरोप है 10 कंपनी के, मेंटेनेंस सही नहीं हुआ, दूसरा आरोप है कि पायलटों को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई। उस पर वो अपना ऑडिटर भेजना चाहते थे। अगर उनका वो ऑडिटर आता, भारत सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी, रक्षा मंत्रालय ने इजाजत नहीं दी, अगर ऑडिटर आता और जांच करता तो इनकी कंपनी पकड़ी जाती, जो मेंटेनेंस का ठेका इनको दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और कभी कोई सरकार, ये सरकार तो कभी जांच करेगी नहीं, निष्पक्ष रूप से जांच करेगी तो ये सब लोग हथकड़ी बेड़ी में लगे हुए नजर आएंगे। जी, चलिए अभय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। और मैं एक दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये अपने मुकेश अंबानी के ऊपर भी 2008 में इन्होंने 10,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया था। ये तो किसी को भी कहीं पे भी कर देते हैं, तो ये इनकी फितरत है, दोनों भाइयों की फितरत है। सब एक, मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो पकड़ गए हैं तो इसलिए वो फ्रॉड कहला रहे हैं, जो नहीं पकड़े गए हैं वो तो साफ हैं ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई।